इसी साल 1 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले पर एनआईए की ओर से दायर की गई चार्जशीट में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। एनआईए ने हमले को लेकर दायर 101 पन्नों की चार्जशीट में आतंकियों के कोड को डिकोड करने का दावा किया है। चार्जशीट के मुताबिक आतंकवादियों ने हमले का कोड निकाह रखा था और हमले के लिए पठानकोट पहुंचे आतंकियों को बाराती नाम दिया गया था। यह खुलासा इस वक्त हुआ है। जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें ये एक एक पॉइंट लिखा गया है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यह लिखा गया था कि इस ऑपरेशन को अंडरकवर ऑपरेशन निकाह के नाम से जाना जाए और उसी के नाम से ही इन्हें कमांड भी मिल रही थी। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में हमले में शामिल सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को हमले का मास्टरमाइंड बताया। एनआईए के मुताबिक मसूद अजहर ने ही हमले की पूरी साजिश रची थी। आपको बताते हैं किस तरह पठानकोट हमले को डिकोड किया गया और उससे क्या क्या निकला। आतंकियों ने पठानकोट हमले का कोड निकाह रखा था। पठानकोट आए आतंकियों को बाराती नाम दिया गया था। हमले के दौरान काशिफ अपने साथियों से फेसबुक पर चैट कर रहा था। जवानों के शहीद होने पर आतंकी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। एनआईए के पास आतंकियों के पूरे चैट का ब्यौरा मौजूद है। चैट में एक आतंकी ने लिखा, क्या कैफियत है, क्या नजारे हैं, बहुत ही उम्दा। एक दूसरे चैट में काशिफ ने जवाब यह दिया कि नजारे खत्म हुए, बाराती घर गए। हमले में शामिल आतंकी अपने साथ हाथ में लिखे नोट्स लाए थे। अंग्रेजी में लिखे हुए थे, उर्दू में लिखे नोट्स में हमले के मकसद का खुलासा हुआ है। पठानकोट हमले पर दायर चार्जशीट को लेकर एनआईए के आईजी आलोक मित्तल से बात की जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने। पठानकोट आतंकी हमले में एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है। हमारे साथ एनआईए के आईजी आलोक मित्तल हैं, जिनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आपने एविडेंस इकट्ठा किया? जो एविडेंस जो चार्जशीट के फॉर्म में है, कितना आप आश्वस्त है, कितना मजबूत है? बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया है, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके बाद हम लोगों ने 4 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। और हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे किया गया है और वो अब कोर्ट के सामने है। जांच हो रही थी, पाकिस्तान की जेआईटी आई थी, आपने चार्जशीट में मसूद अजहर का नाम लिया है। किस तरीके से पाकिस्तान का कॉपरेशन रहा और मसूद अजहर तक लिंक आपने कैसे एस्टेब्लिश किया? जैसा मैंने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन में हमने डिजिटल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस है, उसके बेसिस पर हमने इन आरोपियों का जो इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है, उसको इस्टेब्लिश किया है, उसको हम रिकॉर्ड पर लेके आए हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक एलआर भेजी थी, लेटेस्ट रोगेटरी भेजी थी, उसके बाद सप्लीमेंट्री एलआर भेजी थी, उसका कोई जवाब नहीं आया है। और जब उनकी पाकिस्तान की जेआईटी आई थी तो उनके साथ हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया और जो भी इन्वेस्टिगेशन और इंसिडेंट की डिटेल्स थी उनके साथ साझा की थी। और उसके बाद ये था कि जो हमें एविडेंस चाहिए था वहाँ से, और क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ भी इसी इंसिडेंट के बारे में एक केस रजिस्टर किया था पाकिस्तान में, और उसमें जो एविडेंस आएगा वो हमारे साथ शेयर करने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर, आपने चार्जशीट में मेंशन किया कि पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिली, जो आतंकी आए थे पठानकोट आतंकी हमले में। किस तरीके से वहाँ के जो टेरर ग्रुप थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो किस तरीके से कोऑपरेट उन्होंने किया था, किस तरीके से मदद की थी आतंकियों की? नहीं, जो हैंडलर्स हैं और जो उनको वेपन्स दिए गए, एमुनिशन दिया गया, बाकी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी गई, वही इन्वेस्टिगेशन का मेन सब्जेक्ट मैटर है और वो हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड पर लाकर कोर्ट के सामने रखा है। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप लोग ने एफबीआई की मदद ली, तमाम पहली बार देखा जा रहा है कि इतने डिटेल में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया गया, ये कितना हेल्पफुल था लिंक एस्टेब्लिश करना? नहीं, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, जो टेक्निकल डिजिटल एविडेंस है, वो बहुत ही इररेफ्यूटेबल है और वही कोर है इन्वेस्टिगेशन का, और सभी साइंटिफिक तरीकों को अपनाया गया है और उसके बेसिस पे ही चार्जशीट फाइल की गई। वहीं जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने पठानकोट हमले की साजिश रची। आतंकी रऊफ असगर, शाहिद लतीफ और काशिफ साजिश में शामिल थे। आतंकियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकियों ने एयरबेस से
फोन पर अपने हैंडलर से बात की थी। एक आतंकी ने अपनी मां को एयरबेस में मौजूदगी की जानकारी दी थी। आतंकियों ने हैंडलर्स के जरिए इनोवा टैक्सी बुक कराई थी। टैक्सी ड्राइवर को पाकिस्तान के नंबर से फोन आया था और ड्राइवर को पंजाबी में पठानकोट के एक इलाके में पहुंचने को कहा गया। तय इलाके से 4 आतंकी बुक की गई टैक्सी में सवार हुए थे। आतंकियों ने टैक्सी को अकालगढ़ इलाके में छोड़ दिया। टैक्सी खराब होने के बाद आतंकियों ने एक एसयूवी को रोका। एसयूवी में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह बैठे थे। आतंकियों ने सलविंदर और उनके दोस्त को किडनैप कर लिया। आतंकियों ने सलविंदर को कुछ किलोमीटर दूर जाके छोड़ दिया। कहते हैं एक आतंकवादी को छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है और यही गलती भारत ने 17 वर्ष पहले की थी। दिसंबर 1999 में 190 लोगों की जान बचाने के लिए हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा था। ये खूंखार आतंकवादी तब से ना जाने कितने लोगों का खून बहा चुके हैं और इन्हीं आतंकियों में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर शामिल है। वर्ष 1999 का दिसंबर महीना और 24 तारीख। नया साल ही नहीं, नई सदी भी सिर्फ एक हफ्ते दूर थी। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 शाम को करीब 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। फ्लाइट में 176 यात्रियों सहित कुल 191 लोग सवार थे। ज्यादातर यात्री नेपाल में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि काठमांडू से दिल्ली का सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का यह सफर पूरे देश के लिए भयानक 7 दिन में बदल जाएगा। ये मामला अपने पीछे कुछ ऐसी गुत्थियां छोड़ गया है जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही खुफिया एजेंसियों के पास। IC-814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। एक आतंकवादी विमान के कॉकपिट में घुसकर उसके कैप्टन देवी शरण से विमान को मोड़ने और पाकिस्तान के लाहौर की तरफ ले चलने को कहने लगा। रिएक्शन था कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप? कहते इसको लाहौर ले चलो। तो हमने उनको समझाया कि लाहौर का तेल नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद कहते हैं आपको लाहौर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम अभी तैयारे को उड़ा देंगे। मैं तो गन पॉइंट पे जा रहा था, आई वॉज हेडिंग फॉर लाहौर ओनली। तो फिर आगे जाके भी मेरे को यही बोला गया कि लाहौर इज़ नॉट अवेलेबल। मैंने लाहौर को कॉन्टेक्ट किया, दे सेड लाहौर इज़ क्लोज्ड फॉर यू, यू कैन नॉट एंटर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इसी बीच कैप्टन देवी शरण विमान में लगा इमरजेंसी बटन दबा चुके थे, जिससे भारत में अधिकारियों को यह पता चल गया था कि IC-814 का अपहरण हो चुका है। विमान में सवार सभी यात्रियों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। विमान को लाहौर में उतरने नहीं दिया गया था और उसका ईंधन खत्म हो रहा था। विमान के कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि किसी भी हालत में उन्हें विमान को अमृतसर में उतारना ही पड़ेगा। इधर भारत सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही थी। IC-814 ईंधन भराने के लिए अमृतसर में उतरने वाला था। अमृतसर में यह बात की गई कि NSG को भेजा जा रहा है, तब तक विमान को अमृतसर में रोक कर रखा जाए। आधे घंटे तक IC-814 अमृतसर के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन कोई टैंकर नहीं आया। कैप्टन देवी शरण ने बिना ईंधन भराए विमान को उड़ाने से मना कर दिया, लेकिन आतंकवादी समझ गए थे कि वो ज्यादा देर तक रुके तो फंस सकते हैं। आतंकवादी 30 से 0 तक गिनने लगे और कहा कि अगर विमान नहीं उड़ा तो वो सबको गोली मार देंगे। विमान को क्रैश होने की हालत देखकर लाहौर एयरपोर्ट ने विमान को आखिरकार रनवे देने की इजाजत दे दी। यहां विमान में ईंधन भराया गया
और रात को 10:30 बजे के करीब विमान को लाहौर से भेज दिया गया। आतंकवादी विमान को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी, इसलिए विमान को दुबई ले जाया गया। भारत सरकार ने दुबई में कमांडो ऑपरेशन का प्लान बनाया, लेकिन यूएई की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। आतंकवादियों ने दुबई में विमान में ईंधन भरवाया और यहां पर 27 यात्रियों को छोड़ भी दिया।